नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाषा की उन बुनियादी ईंटों पर बात करने वाले हैं जिन पर हमारा पूरा संचार टिका हुआ है। हम हर दिन बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे ये शब्द कितनी वैज्ञानिक सटीकता से डिजाइन किए गए हैं? आज हम देवनागरी लिपि के इसी साइंटिफिक ढांचे की गहराई में जाएंगे और इसके पीछे के शानदार अकूस्टिक साइंस को डिकोड करेंगे। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, जो आवाज हम मुंह से निकालते हैं वो तो हवा में गायब हो जाती है, राइट? तो फिर वो अदृश्य ध्वनि एक पन्ने पर दृश्य कैसे बन जाती है? हम उसे कैद कैसे कर लेते हैं? देखिए, भाषा को सिर्फ बात करने का एक जरिया मत मानिए। असल में ये एक बेहद एडवांस्ड अकॉस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसे हमारे पूर्वजों ने एकदम परफेक्ट सटीकता के साथ बनाया था। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, ध्वनि, वर्ण और अक्षर क्या हैं। दूसरा, वर्णमाला की असल परिभाषा। तीसरा, स्वर। चौथा, व्यंजन। और अंत में हम इनके वैज्ञानिक वर्गीकरण को समझेंगे। चलिए सीधा हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं। ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ये हमारी भाषा की एकदम बेसिक इकाइयां हैं। तो सबसे पहले ध्वनि यानी साउंड आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहूं तो ध्वनि हमारी भाषा की वो अदृश्य श्रव्य इकाई है जो हमारे गले और मुंह से निकलती है। ये सिर्फ बोलने और सुनने के काम आती है। इसे हम देख नहीं सकते। इंसान हो, कोई जानवर हो या फिर कोई मशीन, ध्वनि हर जगह है। व्याकरण के नजरिए से ये भाषा का बिल्कुल कच्चा और शुरुआती रूप है। अब इसी ध्वनि की तुलना जरा वर्ण से करते हैं। जब हम उस हवा में उड़ती हुई ध्वनि को पकड़कर उसे एक लिखित प्रतीक या सिंबल का रूप दे देते हैं ना, तो वो वर्ण यानी लेटर बन जाता है। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। बेसिकली ये हमारी आवाज का एक विजुअल रूप है। और बस यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वर्ण को ही अक्षर मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अक्षर ध्वनि का वो हिस्सा है जिसे हम एक ही झटके में या एक ही सांस में बोल सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी अक्षर को पूरी तरह से बोलने के लिए उसमें एक स्वर का होना जरूरी है। एक अकेला व्यंजन सिर्फ वर्ण हो सकता है, लेकिन बिना स्वर के वो पूरा अक्षर नहीं बन सकता। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, वर्णमाला की परिभाषा। देखते हैं कि जब इन सारे सिंबल्स को एक साथ रखा जाता है तो क्या होता है। इस कोड को जरा ध्यान से सुनिएगा। देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि माना जाता है क्योंकि ये ध्वन्यात्मकता यानी फोनेटिक्स के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ये बात देवनागरी को सिर्फ एक आम वर्णमाला नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के एक मास्टरपीस के रूप में हमारे सामने रखती है। तो फिर ये वर्णमाला है क्या? आसान भाषा में वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों की एक बेहद साइंटिफिक और व्यवस्थित अरेंजमेंट है। इसे इस बात पर तय किया गया है कि मुंह के किस हिस्से से कौन सी आवाज निकलती है। ये ध्वनियों का एक ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल भारत में सदियों से बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। और आज हमारा पूरा फोकस वर्णमाला के इन्हीं दो मुख्य स्तंभों, स्वर और व्यंजन पर रहेगा, जिससे हम पहुंचते हैं अपने तीसरे भाग पर, स्वर, वर्णमाला की बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनियां। आप एक काम कीजिए, जरा खुद इन अक्षरों को बोलकर देखिए, अ और आ। आपने नोटिस किया, जब आप इन्हें बोलते हैं तो हवा आपके फेफड़ों से बिल्कुल फ्री होकर बाहर आती है। आपकी जीभ या आपके होंठ हवा का रास्ता कहीं नहीं रोकते, कोई रुकावट नहीं। और यही स्वरों की सबसे बड़ी खूबी है। और ये जो अ की ध्वनि है ना, यही हमारे सारे उच्चारणों का बेस है। ये स्वतंत्र स्वर ही हमारी भाषा की जान है। सोचिए, बिना स्वरों के आप भाषा में फ्लो कैसे लाएंगे? ला ही नहीं सकते। अब इन स्वरों को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले आते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ या ई, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय और कम सांस लगती है। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, जैसे आ या ई। इन्हें बोलने में ज्यादा समय और लगभग दोगुनी सांस की जरूरत होती है। तो यह सीधा सीधा आपकी सांस के टाइमिंग का खेल है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, व्यंजन, जो कि आश्रित ध्वनियां हैं। इनका तरीका स्वरों से बिल्कुल उल्टा होता है। यहां इनके बीच के मैकेनिकल डिफरेंस को समझिए। जहां स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के आज़ादी से बहती है, वहीं व्यंजनों को बोलते समय हवा को मुंह के अंदर कहीं ना कहीं रोका जाता है या फिर घर्षण पैदा किया जाता है। एक और फैक्ट बताऊं, किसी भी व्यंजन को बिना किसी स्वर की मदद के आप पूरा बोल ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें आश्रित यानी डिपेंडेंट कहा जाता है।
आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हर एक पूर्ण व्यंजन के अंदर ना एक स्वर पहले से ही छिपा होता है। जैसे मान लीजिए व्यंजन व है, इसमें अ की ध्वनि ऑटोमैटिकली जुड़ी हुई है। अगर वो स्वर हटा दिया जाए तो इसे हलंत लगाकर लिखा जाता है और तब इसे अकेले बोल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे साथ जरा इन अक्षरों को बोलिए। प, फ, ब, भ, म। कुछ फील हुआ? इन सबको बोलते समय आपके होंठ आपस में जुड़ते हैं, वो हवा को पूरी तरह से रोकते हैं और फिर अचानक से छोड़ देते हैं। है ना कमाल का मैकेनिज्म? और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, वैज्ञानिक वर्गीकरण, हमारी अपनी एनाटॉमी का एक अद्भुत नक्शा। आपने स्कूल में क च ट त प जरूर पढ़ा होगा। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक याद रखने का फॉर्मूला यानी निमोनिक है। ये व्यंजनों को उनके उच्चारण की जगह के हिसाब से एकदम परफेक्ट 5 ग्रुप्स में बांटता है। अगर हम इसे थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि आवाज़ कैसे हमारे गले के बिल्कुल पीछे से शुरू होकर होंठों तक का सफ़र तय करती है। कंठ यानी गले से शुरू होकर फिर तालव्य यानी तालू पर आती है, फिर मूर्धन्य यानी मुंह की छत से टकराती है, उसके बाद दंत्य यानी दांतों तक पहुंचती है और आखिर में ओष्ठ्य यानी होंठों से बाहर आती है। ये हवा के बाहर निकलने का एक एकदम सिस्टमैटिक रूट है। मुंह के हिस्सों के अलावा सांस कितनी रुक रही है, इस पर भी व्यंजनों को बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन वो हैं जहां सांस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अंतस्थ या जिन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, वो स्वर और व्यंजन के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं जहां हवा थोड़ी सी रुकती है। और ऊष्म व्यंजन वो है जहां हवा रगड़ खाती है और थोड़ी गर्मी पैदा होती है, जैसे जब आप श या स बोलते हैं। तो इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि हमारी आधुनिक देवनागरी लिपि में टोटल 52 ध्वनियां या कैरेक्टर्स हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन और कुछ और ध्वनियों मिलाकर। ये 52 वर्णों का पूरा सेट इंसान की हर एक मुमकिन आवाज़ को बिल्कुल परफेक्शन के साथ कैप्चर कर सकता है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर हमारे पूर्वजों ने भाषा को इतनी अचूक साइंटिफिक और एनाटॉमिकल सटीकता के साथ डिज़ाइन किया था, तो ज़रा सोचिए ऐसे और कितने प्राचीन विज्ञान हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, बस हमने कभी उन पर गौर नहीं किया। अगली बार जब आप कुछ बोलें या लिखें तो इस विज्ञान को ज़रूर फील कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।